हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, खंड क देखेंगे। इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के निर्देशानुसार आपको करना है। तो ध्वनि जो है डैश में संचारित नहीं हो सकती। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में साथ साथ देखेंगे। ध्वनि डैश में संचारित नहीं हो सकती, तो किस में नहीं हो सकती? निर्वात में। नेक्स्ट है, पेट्रो रसायन किन्हें कहते हैं? तो पेट्रो रसायन वो रासायनिक पदार्थ हैं जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से हमें मिलते हैं। नेक्स्ट डैश एक प्रतिजैविक का उदाहरण है। प्रतिजैविक का उदाहरण आप लिख देंगे पेनिसिलिन। ठीक है, हम थोड़ा सा इसको फास्ट करेंगे। क्या आ जाएगा? पेनिसिलिन। नेक्स्ट देखिए, ये नंबर 4 है, यीस्ट सर्शन के दौरान ऑक्सीजन उत्पादित करते हैं, तो ये असत्य है। ठीक है, फॉल्स हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है ध्वनि की प्रबलता। ध्वनि की प्रबलता किससे मापी जाती है? ध्वनि की प्रबलता आयाम से मापी जाती है। पीसीआरए का पूर्ण नाम लिखना है, तो पीसीआरए का हो जाएगा पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतुओं में किसी एक रोग जनक का नाम लिखना है, तो आप लिख देंगे एंथ्रेक्स। क्या हो जाएगा? एंथ्रेक्स हो जाएगा। वायु में जलने पर कोयला मुख्यतः कौन सी गैस देता है? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, बिटुमिन प्राकृतिक गैस का एक संघटक है, तो बिटुमिन जो है वो प्राकृतिक गैस का संघटक नहीं है, असत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, सूक्ष्म जीव केवल एक कोशिक होते हैं, तो सूक्ष्म जीव जो है वो एक कोशिक से बहुकोशिक भी होते हैं, तो ये असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। उसको आवृत्ति कहते हैं। प्रति सेकंड, एक सेकंड में कितने दोलन है वो आवृत्ति कहलाता है। मानव में ध्वनि डैश द्वारा उत्पन्न होती है, तो किसके द्वारा होती है? कंठ के द्वारा, या लैरिंग्स लिख देंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे? लैरिंग्स लिख देंगे। लैरिंग्स के द्वारा उत्पन्न होती है। अब हम इन्हीं 12 क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में देखेंगे। द साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम। क्या आ जाएगा? वैक्यूम आ जाएगा। व्हाट आर पेट्रोकेमिकल्स? द केमिकल्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम, दे आर नोन एज पेट्रोकेमिकल्स। नेक्स्ट इज, व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीबायोटिक? एंटीबायोटिक का एग्जाम्पल लिख देंगे बच्चों, पेनिसिलिन। यीस्ट प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, तो ये फॉल्स हो जाएगा। लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड। किसके ऊपर डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। फुल फॉर्म ऑफ पीसीआरए, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। ठीक है, ऊपर हमने किया था। नेक्स्ट देखिए, राइट द नेम ऑफ एनी वन पैथोजन इन एनिमल। एनी वन पैथोजन इन एनिमल क्या हो जाएगा? एंथ्रेक्स हो जाएगा। THRAX, एंथ्रेक्स हो जाएगा। विच गैस इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय कोल ऑन बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो क्या हो जाएगा? CO2। बिटुमिन इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस, तो ये फॉल्स हो जाएगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ओनली यूनिसेलुलर, फॉल्स हो जाएगा। मल्टीसेलुलर भी होते हैं। नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, तो ट्रू हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। यहाँ पे इसका फर्स्ट का 12th पार्ट है। द इन ह्यूमन द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, वॉइस बॉक्स या लैरिंग्स आप लिख देंगे, वॉइस बॉक्स या लैरिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विषाणु अन्य सूक्ष्म जीवों से किस प्रकार भिन्न होते हैं, अथवा विषाणु द्वारा होने वाले किन्हीं 4 रोगों के नाम आपको लिखने हैं। ठीक है, हाउ डज वायरस डिफर फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड राइट द नेम ऑफ एनी 4 डिजीज विच आर कॉज्ड बाय वायरस। इसका आंसर हो जाएगा, बिकॉज दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म, दे आर ओनली लिविंग व्हेन दे आर इन होस्ट। ठीक है, तभी वो ग्रो करते हैं। और 4 डिजीज़ क्या हो जाएंगी? कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, पोलियो एंड चिकन पॉक्स। हिंदी में देखेंगे, क्योंकि वे केवल जीवों की कोशिकाओं के अंदर ही पुनरुत्पादन करते हैं। वे केवल तभी जीवित रहते हैं जब वो किसी मेज़बान के होस्ट के अंदर होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वायरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, विषाणु माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो सर्दी, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, चिकन पॉक्स इसका एग्जाम्पल रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, अक्षय प्राकृतिक संसाधन और समाप्त होने वाले प्राकृतिक और क्षय में आपको कोई 2 अंतर लिखने हैं। ठीक है, राइट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन द इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड द एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो इनएग्जॉस्टिबल कौन से होंगे? जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में है और जो कि ह्यूमन एक्टिविटी से एग्जॉस्ट नहीं होंगे। एग्जाम्पल रहेगा सोलर एनर्जी। एग्जॉस्टिबल कौन से होंगे? प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी, टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी एंड फॉर एग्जाम्पल कोल। ठीक है, हिंदी में देखेंगे, अक्षय प्राकृतिक संसाधन जो असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, मानव गतिविधियों से समाप्त नहीं होते, उदाहरण रहेगा सौर ऊर्जा। अक्षयहीन रहेंगे, सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं, मानव गतिविधियों से समाप्त हो जाते हैं, उदाहरण रहेगा कोयला। क्वेश्चन नंबर 4 है, आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता को कैसे निर्धारित करती है? कैसे? सो द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द श्रिलनेस ऑफ ए साउंड। फ्रीक्वेंसी जो है वो साउंड की श्रिलनेस को कैसे डिटरमाइन करती है? तो इसका आंसर रहेगा, हायर द फ्रीक्वेंसी हायर विल बी द पिच, लोअर द फ्रीक्वेंसी लोअर द पिच। जितनी आवृत्ति ज़्यादा होगी उतनी ही पिच अधिक होगी, जितनी आवृत्ति कम होगी उतनी ही पिच जो है वो कम होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, अश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं? मानव कानों के लिए श्रव्य ध्वनि आवृत्ति का परास लिखिए। अश्रव्य ध्वनि यानी जो हम सुन नहीं सकते, और मानव कान जो है वो कितनी ध्वनि को सुन सकते हैं?
इंग्लिश मीडियम में रहेगा। व्हाट इज़ इनऑडिबल साउंड? राइट द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर ह्यूमन ईयर। तो अश्रव्य ध्वनि या इनऑडिबल साउंड दैट कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय ह्यूमन ईयर, और जो ह्यूमन ईयर सुन सकता है, दैट इज़ 20 to 20,000 हर्ट्ज़। वह ध्वनि जो मानव कान द्वारा नहीं सुनी जा सकती उसे कहेंगे, और 20 से 20,000 हर्ट्ज़ तक जो है ह्यूमन ईयर सुन सकता है। अगला क्वेश्चन है, राइट एनी 2 वेज ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन हम कैसे करते हैं? एंड इसके और में दिया गया है, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग का रीज़न क्या होगा? हिंदी में देखेंगे, खाद्य परिरक्षण के कोई 2 उपाय बताने हैं और खाद्य विषाक्तन का क्या कारण हो सकता है। तो खाद्य परिरक्षण हम कैसे कर सकते हैं? ठीक है, केमिकल मेथड रहेंगे, बाय कॉमन सॉल्ट केमिकल मेथड से कर सकते हैं, बाय शुगर, बाय ऑयल एंड बाय विनेगर, या पेस्चराइजेशन मेथड कर सकते हैं। और फूड पॉइजनिंग क्या है? ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उससे क्या हो जाता है? फूड पॉइजनिंग हो जाती है। हिंदी में देखेंगे तो इसमें देखेंगे, देखिए रासायनिक, ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 7th क्वेश्चन का आंसर रहेगा कि 2 उत्पाद कौन से होंगे? कोक है, कोल है, टारकोल गैस है। तो ये सब आप लिख सकते हो, और इनका यूज़ भी लिख सकते हो कि इनका जो यूज़ है हम फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कोई भी 2 प्रोडक्ट का यूज़ आप लिख दोगे, कोक, कोयला, तारकोल गैस, और किन्हीं का एक एक उपयोग आप इसमें लिख दोगे। बहुत सिंपल है बच्चे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 है, दे डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, डिग्रेड हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंस। ठीक है, यानी वे क्या करते हैं? क्लीनिंग कैसे करते हैं? मृत पदार्थ जीवों को सरल पदार्थों में विघटित करते हैं, हानिकारक और दुर्गंध युक्त पदार्थों को अपघटित कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 के और में दिया गया है, वाई शुड नॉट वी यूज़ पॉलीथीन, गिव 3 रीजन्स। हमें पॉलीथीन यूज़ क्यों नहीं करना चाहिए? ठीक है, तो पॉलीथीन यूज़ क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये गैर बायोडिग्रेडेबल है, सूक्ष्म जीव इस पर क्रिया नहीं करते, यह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, और यह सीवेज लाइनों को क्या कर देता है? अवरुद्ध कर देता है, उनमें फंस जाता है। इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल, माइक्रोब्स कुडंट एक्ट ऑन देम, इट कॉज हार्म टू एनवायरमेंट एंड इट क्लोग्ड द सीवेज लाइन। क्लोड का मतलब क्या होता है? क्लोग्ड मतलब उसको बंद कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट विल हैपन इफ़ यू यूज़ फ्यूल ओनली व्हेन दे आर एब्सोल्युटली नेसेसरी। ठीक है, अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो तभी हम यूज़ करें तो क्या होगा, ये बताना है। तो उससे क्या होगा? हमारा एनवायरनमेंट बेटर रहेगा, स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग कम होगा, और फ्यूल जो है वो लंबे टाइम तक चलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट रहेगा, बेहतर पर्यावरण बनेगा, वैश्विक तापमान वृद्धि का कम जोखिम रहेगा, और लंबे समय तक ईंधन की उपलब्धता रहेगी। अगला प्रश्न है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हमने कर लिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का और दिया गया है, ईंधन का जलना किस प्रकार विश्व उष्णन में संबंधित है। और में दिया गया है, हाउ डज बर्निंग ऑफ फ्यूल लिंक टू ग्लोबल वार्मिंग। तो इसका आंसर आपका रहेगा, और में बर्निंग ऑफ फ्यूल इंक्रीज एनवायरमेंटल टेम्परेचर। तो एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, यानी ईंधन जलाने से क्या होता है? पर्यावरण का तापमान बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट 20 टाइम्स इन 20 सेकेंड व्हाट वुड बी इट्स फ्रीक्वेंसी। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है 20 टाइम्स 20 सेकेंड्स में ऑसिलेट करता है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चों? फ्रीक्वेंसी होती है कि कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन है और कितने टाइम में है। ठीक है, कितनी दोलन है कितने टाइम में, तो 20 दोलन है, और कितने टाइम में है? 20 सेकेंड में है। तो ये से कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 हर्ट्ज़। हर्ट्ज़ जो है वो फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति की यूनिट होती है, तो 1 हर्ट्ज़ जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10th का बी, हाउ इज़ साउंड ऑफ ए ड्रम एंड विशल डिफरेंट फ्रॉम ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी। ड्रम की साउंड और जो विशल की साउंड होती है वो फ्रीक्वेंसी के बेस पे कैसे अलग है। तो यहाँ से आंसर करेंगे, देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ विसल साउंड इज़ मोर एज़ कम्पेयर टू ड्रम, हाइयर द फ्रीक्वेंसी जो विसल की है वो ज़्यादा है ड्रम की बजाय। ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब ज़्यादा पिच होगी साउंड की, 10 ड्रम प्रोड्यूस लो पिच साउंड। ठीक है, सीटी की ध्वनि की आवृत्ति ढोल की तुलना में अधिक होती है, जितनी अधिक आवृत्ति होगी उतनी ही अधिक पिच, इसलिए ढोल निम्न पिच की आवाज़ जो है वो उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ एनी 1 फंगस एंड 1 प्रोटोजोन ईच। एक फंगस और एक प्रोटोजोन का डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। तो यहाँ से आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसमें देखिए एक मशरूम और अमीबा का चित्र आप यहाँ से बना सकते हो, एक फंगस और एक प्रोटोजोन, मशरूम एंड ए अमीबा। इसी के और में क्वेश्चन दिया गया है, मानव कान का चित्र बनाना है और नामांकित करना है कि इन्हीं 2 भागों के कार्य है।
ठीक है। तो मानव कान या ह्यूमन ईयर का डायग्राम बनाएंगे और 2 भाग लिखेंगे। तो डायग्राम बेटे आप बहुत अच्छे से बना सकते हो, आपकी टीचर ने आपको बनवाया हुआ है। 2 भागों के कार्य बताने हैं। तो 2 भागों के कार्य, जैसे ईयर ड्रम होता है, ठीक है, कुछ इस तरह से जब आप बनाते हो पिन्ना, और यहाँ पे क्या होता है, ये ईयर ड्रम है। तो इसमें क्या होगा, ये वाइब्रेशन सेंड करता है टू द इनर ईयर। क्या करता है, वाइब्रेशन सेंड करता है। उसके बाद आपका मिडल ईयर होता है, ठीक है, और उसके बाद आपका जो है ये इनर ईयर होता है। अब आता है इनर ईयर। इनर ईयर फ्रॉम देयर सिग्नल गोज टू ब्रेन, और इनर ईयर से सिग्नल कहाँ जाते हैं, ब्रेन में जाते हैं। तो भीतरी कान, वहाँ से सिग्नल मस्तिष्क में जाते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 13 है, ये आपके MCQs टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो इसमें फर्स्ट पहला प्रश्न है, पेट्रोलियम की क्या विशेषताएं हैं। तो इसका आंसर आपका फर्स्ट का डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इसमें गहरा रंग का तेल होता है, तैलीय द्रव केवल, और अप्रिय गंध होती है। 13वें से पहले बेटा एक बार ये 12वां क्वेश्चन रह गया हमारा, ये कर लेते हैं। तो इसमें आपको मैच करना है, ठीक है। तो इसमें बहुत ही सिंपल आपका मैच है। तो वीणा किससे मैच हो जाएगी, तनित डोरी से, ठीक है। तबला क्या होगा, तनित झिल्ली से। प्राश्रव्य ध्वनि क्या होगी, 20 हर्ट्स। अश्रव्य ध्वनि जो है 20 हर्ट्स से नीचे। श्रव्य ध्वनि कौन सी होगी, 20 हर्ट्स से 20 किलो हर्ट्स तक। और अप्रिय ध्वनि किसे कहते हैं, शोर को कहते हैं। तो इस तरह से आपको ये मैच कर देने हैं। इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। वीणा क्या होगा, वीणा जो है स्ट्रेच रिंग हो जाएगी। तबला क्या होगा, स्ट्रेच मेम्ब्रेन। अल्ट्रासाउंड क्या होंगी, 20 हर्ट्ज से ज़्यादा। इनऑडिबल 20 हर्ट्ज से कम। ऑडिबल 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक, यहाँ पे 20 किलो हर्ट्ज आएगा। अनप्लेजेंट साउंड कौन सी होंगी, शोर, नॉइस जो है वो अनप्लेजेंट साउंड हो जाएगी। करेंगे 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन में पहला हमने कर लिया है, पेट्रोलियम की विशेषताएं क्या हैं, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ये इंग्लिश मीडियम में है, आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, फिर इसके बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है पेट्रोलियम की कौन सी रहेंगी, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा 13 का। फर्स्ट का डी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने के प्रक्रम को क्या कहा जाता है, तो परिष्करण कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम का संघटक नहीं है, तो इसमें क्या होगा, आपका जो प्राकृतिक गैस है वही पेट्रोलियम का संघटक नहीं होता है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम के संघटक नहीं है, तो इसमें क्या होगा, आपका प्राकृतिक गैस हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड का ही जो है और में दिया गया है, डैश पेंट और सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है, तो कौन लाया जाता है, बिटुमिन। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, ठीक है। इसको हिंदी मीडियम में एक बार पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का इंग्लिश मीडियम में देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट क्या कहलाता है, रिफाइनिंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम, तो क्या हो जाएगा, नेचुरल गैस। अगला है, इसमें और में डैश इज़ यूज फॉर सरफेसिंग द रोड, तो इसमें क्या आ जाएगा, बिटुमिन जो है उससे हम रोड सरफेस, रोड को बनाते हैं। 14th का फर्स्ट दिया गया है, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं क्या कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं, स्वपोषण। नेक्स्ट देखिए, जंतु पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो जो संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, विषमपोषी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटभक्षी पादप का उदाहरण कौन है, तो दोनों, वीनस फ्लाईट्रैप और संडू दोनों ही कीटभक्षी के उदाहरण है, तो सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद इसके अथवा में दिया गया है, परपोषी का उदाहरण कौन है, तो अमरबेल पशुपोषी का उदाहरण है। 14th का फर्स्ट इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, इसमें आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। एंड एनिमल्स टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स, उनको क्या बोलेंगे, हेट्रोट्रॉप्स। तो इसमें क्या हो जाएगा, सेकंड का हेट्रोट्रॉप्स। इंसेक्टिवोर्स प्लांट बोथ ए एंड बी। एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट कस्क्यूटा, ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, हिंदी मीडियम में है। पहले का आंसर आपका डी रहेगा, पहले का आंसर आपका डी रहेगा। सेकंड का आंसर आपका ए रहेगा। मृस्थलीय पौधे के विषय में प्रकाश संश्लेषण तने में होता है, ए रहेगा। नागफनी में पत्ती जैसी संरचना वास्तव में क्या होती है, पत्ती जैसी संरचना जो है वास्तव में क्या होती है, तना होती है, ठीक है। इसके और में दिया गया है, सजीवों के पोषण की ज़रूरत होती है, तो सजीवों को पोषण की ज़रूरत होती है वृद्धि के लिए, ऊर्जा के लिए, उपरोक्त सभी आ जाएगा। 15th क्वेश्चन देखेंगे इंग्लिश मीडियम में, यहाँ से पढ़ लेंगे। इसमें डेजर्ट प्लांट का जो है कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होती है, दैट दे कन्वर्ट इनटू स्पाइंस वेरी स्मॉल ईदर एब्सेंट, तो इसमें डी आ जाएगा आपका, ऑल ऑफ द अबव।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट डेजर्ट प्लांट, तो इसमें क्या आ जाएगा कि उनके जो स्टेम है वो फोटोसिंथेसिस इसमें कैरीड आउट बाय द स्टेम, फोटोसिंथेसिस किससे होता है, तने से होता है, ये इसका सही आंसर रहेगा। उसके बाद देखिए थर्ड दिया गया लीफ लाइक स्ट्रक्चर इन कैक्टस क्या होता है, स्टेम होता है, ठीक है, तो ये स्टेम इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो आगे यहाँ पे दिया जाएगा आपको। तो ये था बच्चों कंप्लीट पेपर साइंस का। आई होप सभी बच्चों को कंप्लीट पेपर समझ में आया है कि किस तरह से पेपर करना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।